हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले SYGC OCM का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 3 पार्ट्स फिनिश कर लिया है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था अबाउट द इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, एंड देन इन पार्ट 2 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, एंड देन इन पार्ट 3 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग। सारे वीडियोज़ आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लीज़ गो एंड वॉच ऑल द वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। नाउ इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टाफिंग। Now staffing is the third function in functions of management। जैसे मैंने आपको बताया था पोस्ट C2 ये हमारा कोड था। सबसे पहले आता है P फॉर प्लानिंग, ओके, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग जो हम लोगों ने ऑलरेडी फिनिश कर लिया है, देन S फॉर स्टाफिंग जो आज हम करने वाले हैं, राइट, एंड देन D फॉर डायरेक्टिंग जो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एंड फर्स्ट C जो आपका आता है दैट इज़ कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है तालमेल बिठाकर एक साथ में होकर काम करना, एंड लास्ट में आता है C दैट इज़ कंट्रोलिंग। ओके, तो ये इतने फंक्शंस है, तो ये एक के बाद एक आएगा। आज जो कर रहे हैं हम लोग ये थर्ड है, ये फर्स्ट फंक्शन है इन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड फंक्शन है आपका ये, और आज जो करने वाले हम लोग ये थर्ड फंक्शन है। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग कि स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। इसके बाद में आपकी जो बुक में दिया हुआ है वो भी पढ़ेंगे, और इस वीडियो में मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई है जिसकी हेल्प से आप ईजिली इस आंसर को याद कर पाओगे। जो चीज़ आपकी बुक में दिया हुआ है वो भी देखेंगे, और कुछ चीज़ें जो आपको इजी लगे इसलिए मैंने मेरी तरफ से कुछ बना के दिया है आपको। तो आई होप आपको वो सारी चीज़ें इजीली समझ में आएगी। ये वीडियो आप अगर पूरा देखोगे तो 100% स्टाफिंग का कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा, और आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली ये आंसर को ये वीडियो के बाद में अटेम्प्ट कर सकते हो। खाली आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है और उसका राइटिंग प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। क्लियर? तो चलो पहले देख लेते हैं कि स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, इसके बाद में फिर आगे की चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो लेट मी इरेज ऑल दिस। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं स्टाफिंग का एकदम बेसिक और सिंपल सा मीनिंग ये होता है टू सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। टू सेलेक्ट, ये आपको चाहिए था वहाँ पे लिख के रख लो आपकी बुक में, टू सेलेक्ट द राइट पर्सन और एम्प्लॉई, टू सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अच्छा, ये इतनी सी चीज़ है कि एक राइट पर्सन को सेलेक्ट करना है फॉर द राइट जॉब, बट ये पॉसिबल कैसे होगा? राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब ये पॉसिबल होगा बाय सेलेक्टिंग देम। अब सेलेक्ट करने के लिए कोई भी कंपनी के अंदर एक प्रॉपर तरीके से एक यू कैन से एक प्रोसेस होता है जहाँ पे पहले लोगों को ये मालूम होता है कि इस कंपनी के अंदर वैकेंसी है। ये मालूम होने के बाद में हम उस पर्सन को इनवाइट करते हैं कि आके दैट पर्सन कैन गिव द इंटरव्यू, और इंटरव्यू में हम लोग उससे क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ओके, क्वेश्चंस करने के बाद में अगर वो पर्सन आपको सही लगा, क्या ये पर्सन से एग्जांपल आपको एक मार्केटिंग के लिए एक बंदा चाहिए, यू रिक्वायर्ड वन पर्सन फॉर मार्केटिंग, आपको प्रोडक्ट को बेचना है, उसके लिए एक मार्केटिंग के लिए एक बंदा चाहिए। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा एक पर्सन जो है वो सही है या नहीं है? आप उसका इंटरव्यू लोगे, वेरी सिंपल। इंटरव्यू लेके आप उससे कुछ क्वेश्चंस करोगे रिगार्डिंग द मार्केटिंग, उसको आप बोलोगे कि एक डेमो दे दो कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट को बेच सकते हो। तो उस बेस के ऊपर आप उस पर्सन को सेलेक्ट करोगे। ओके, तभी आपको मालूम पड़ेगा ना कि ये पर्सन इस जॉब के लिए राइट पर्सन है या नहीं है। ओके, तो इसी तरीके का एक प्रोसेस होता है जो स्टाफिंग के अंडर में आता है। वो सारी चीज़ों को अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 by 1। क्लियर? बस आपको इतना याद रखना है, स्टाफिंग का मतलब होता है टू सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। लेकिन राइट जॉब पे सेलेक्ट करने के लिए वो पर्सन को पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा। इंटरव्यू लेने के बाद में आपको उससे क्वेश्चंस करना होगा। क्वेश्चंस करने के बाद में उस पर्सन को आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप उसको ट्रेनिंग दोगे। ट्रेनिंग देने के बाद में वो पर्सन रेडी हो जाएगा टू बिकम द मार्केटर, एग्जाम्पल, राइट। सो आई होप समझ में आया होगा। अभी आपकी जो बुक में दिया हुआ है पहले वो देखेंगे, उसके बाद में जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं जो बुक में आपकी नहीं दिया हुआ है वो सारी चीज़ों का भी हम डिस्कस करेंगे, जिसकी हेल्प से आपको ये आंसर इजीली याद हो जाएगा। क्लियर? चलो, स्टाफिंग की जो मीनिंग है स्टाफिंग का वो पहले हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, राइट। चलो, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग विथ स्टाफिंग, मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। सो स्टाफिंग, जस्ट 1 सेकेंड। स्टाफिंग इज़ द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था प्लानिंग के बारे में, क्योंकि सबसे पहला फंक्शन प्लानिंग का होता है। उसके बाद में जो होता है फंक्शन दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, और ऑर्गेनाइजिंग में हमने यही सीखा था कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए। अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा
तो आपका गोल एम ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा कंपनी का तो आपका गोल एम ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। ओके, सो जो भी आपने प्लान किया और जो भी चीज़ों को आपने ऑर्गेनाइज़ किया, सारी चीज़ों को एक जगह पे लेके आया, उस चीज़ का प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना, उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से लागू करना, अप्लाई करना आपकी कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर? चलो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, लोगों को अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट करने का मतलब होता है टू पुल समवन टू पुल समवन बाय देयर क्वालिटी, उसका अच्छा क्वालिटीज़ देख के उसको अपनी कंपनी में इनवाइट करना कि तू भी आजा हमारे साथ में काम कर। ओके, दैट इज़ कॉल्ड अट्रैक्टिंग। फिर आएगा रिक्रूटिंग। रिक्रूटिंग का मतलब होता है टू फाइंड न्यू पीपल फॉर टू जॉइन योर ऑर्गेनाइजेशन, नए नए लोगों को रिक्रूट करना, नए नए लोगों को सेलेक्ट करना। सेलेक्टिंग का तो मतलब हो गया रिक्रूट होने के बाद में उस पर्सन को आप सेलेक्ट करोगे बाय टेकिंग देयर इंटरव्यू, फिर उसको आप जॉब पे प्लेस करोगे। आपको मार्केटिंग के लिए चाहिए था, अगर आपको सही पर्सन मिल गया तो आप उसको उस जॉब पे प्लेस कर दोगे, मतलब वो जॉब उसको दे दोगे। ओके, फिर आएगा अप्रेजिंग। अप्रेजिंग का मतलब होता है टू जज द क्वालिटी ऑफ समवन। ओके, किसी का क्वालिटी को जज करना, दैट इज़ कॉल्ड अप्रेजिंग। क्वालिटीज़ को जज करके उसको अप्रेज करना, आगे बढ़ाना। रेम्यूनरेटिंग। रेम्यूनरेटिंग का मतलब होता है टू पे समवन। ओके, पेमेंट करना किसी को, दैट इज़ कॉल्ड रेम्यूनरेटिंग। डेवलपिंग। डेवलपिंग मतलब उसको आगे बढ़ाना, उसका डेवलप करना। रिटेनिंग द बेस्ट वर्क फोर्स। रिटेनिंग का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो जॉब करने में बहुत अच्छा है, एक बंदा बहुत अच्छा है काम करने में, तो आपकी यही कोशिश होगी एज अ बिजनेसमैन कि वो आपकी कंपनी को छोड़कर ना जाए। ओके, दैट इज़ कॉल्ड रिटेनिंग द बेस्ट वर्क फोर्स। अपनी कंपनी में उस पर्सन को रहने देना, उसको छोड़कर जाने ना देना। ओके, और ऐसे कब होगा जब आप प्रॉपर तरीके से उसको रेम्यूनरेशन दोगे, सैलरी दोगे, इंसेंटिव्स दोगे, तभी वो पर्सन आपके पास रुका हुआ रहेगा। राइट? चलो, सो आई होप ये पहला और सेकंड पॉइंट समझा होगा। आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस। कभी भी कंपनी का ग्रोथ और सक्सेस किस पे डिपेंड होता है? ऑफ एवरी वेंचर इज़ बेस्ड ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। दैट मीन्स आप ये स्टाफिंग फंक्शन को कितना प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो, ये आपका सक्सेस और आपका ग्रोथ इसी के ऊपर डिपेंड होगा। वेरी सिंपल, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ेंगे। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस ऑन बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बाय यूजिंग देयर टैलेंट एंड स्किल्स। ओके, मतलब ये कि एक पर्सन में कौन सा टैलेंट है, उस टैलेंट को फाइंड आउट करना, एंड अकॉर्डिंग टू द टैलेंट एंड स्किल ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन वी कैन गिव द जॉब। लेकिन ये टास्क बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि किसी का क्वालिटी को आप मालूम करो। ओके, बाय यूजिंग देयर टैलेंट एंड स्किल्स, रिटेनिंग देम एंड अरेंजिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग प्रोग्राम। तो उसको पर्सन को रिटेन रखना, अपने पास ऐसा करना कि अपनी कंपनी को छोड़कर ना जाए, एंड अरेंजिंग ट्रेनिंग, और उनके लिए ट्रेनिंग को अरेंज करना, एंड उनका डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट कैसे होगा उनका? जब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगा, नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी, तो सारे लोग, उस पर्सन का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। वेरी सिंपल, क्लियर? तो द फंक्शन स्ट्रेसेस मतलब किस पे ज़्यादा फोर्स करता है, किस पे फोकस करता है? टू मैनेजिंग ह्यूमन एंड नॉट मटेरियल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मतलब स्टाफिंग का मेजरली जो फोकस है वो ह्यूमंस के ऊपर है, मतलब पर्सन्स, एम्प्लॉइज़, वर्कर्स के ऊपर होता है। ओके, चलो, सो ये था आपका स्टाफिंग का मीनिंग। अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। द नीड ऑफ स्टाफिंग अराइजेस सिंस द इनिशियल पीरियड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसे ही आपका ऑर्गेनाइजेशन से, एग्जांपल आपने कोई भी कंपनी को स्टार्ट किया, तो जैसे ही आपने स्टार्ट किया आपको एम्प्लॉइज़, वर्कर्स तो लगेंगे। वेरी सिंपल, ओके, वेरी लॉजिकल। तो जब वो पर्सन आपको लगेंगे जॉब करने के लिए, तो यहाँ पे आपको बिज़नेस स्टार्ट करते ही आपको एम्प्लॉइज़ की और वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए स्टाफिंग फंक्शन जैसे ही आपने कंपनी स्टार्ट किया वहीं से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? चलो, ड्यू टू प्रमोशन। अच्छा, अभी किसी भी कंपनी के अंदर वैकेंसीज़ कब आती है? मतलब एक जॉब से, एग्जांपल आपको अगर जॉब चाहिए, एक कंपनी में टोटल एम्प्लॉइज़ है, एग्जांपल 100, उनको 100 की ज़रूरत है। अभी 100 में से अब जब एक पर्सन कोई निकलेगा तभी आपको चांस मिलेगा। तो वो एक पर्सन निकलेगा कब? कौन सा केस ऐसा होगा जब वो पर्सन निकलेगा? सी यहाँ पे प्रमोशन। अगर उसको प्रमोशन मिल गया, वो एम्प्लॉई से मैनेजर बन गया, तो एम्प्लॉई का एक प्लेस खाली हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको वैकेंसी मिलेगी। अगर उस पर्सन का ट्रांसफ़र हो गया, से एग्जांपल वो महाराष्ट्र में किसी कंपनी में, अब महाराष्ट्र से अभी उसका अहमदाबाद में ट्रांसफ़र हो गया, तो क्या होगा? वो पर्सन यहाँ पे एक वैकेंसी आ जाएगी आपको। ओके, बिज़नेस एक्सपांशन, बिज़नेस को आगे बढ़ा दिया, तो पहले 100 लोगों की ज़रूरत थी, अभी 200 की ज़रूरत पड़ गई, तो एक्सपांड होने की वजह से
आपको जॉब आपको मिल सकता है। रिटायरमेंट, कोई पर्सन है जो रिटायर हो चुका है, अगर वो रिटायर होकर हट गया तो आप एक वैकेंसी आ जाएगी। रेजिग्नेशन, किसी ने कंपनी छोड़कर चला गया तो एक वैकेंसी अराइज हो जाएगी, मिल जाएगी। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो एक्सीडेंट हो गया, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो कंपनी में नहीं आ सकता है बिज़नेस करने के लिए, जॉब करने के लिए, तो ये केस में एक वैकेंसी आ जाएगी कंपनी के अंदर। डेथ ऑफ एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय का अगर डेथ हो जाता है, कोई मर जाता है अगर, तो भी एक वैकेंसी अराइज हो जाएगी, आ जाएगी। सो वैकेंसीज आर क्रिएटेड इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे रीज़न की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज मिलती है, आ जाती है, ओके, क्रिएट हो जाती है। इन दिस कंटेक्स्ट स्टाफिंग फंक्शन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो व्हेन वैकेंसीज आर क्रिएटेड देन स्टाफिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सच सिचुएशन। सिंपल। चलो आगे बढ़ेंगे। राइट पर्सन एट राइट जॉब। ओके, ये देखो, राइट पर्सन एट राइट जॉब विथ राइट पे इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। सही पर्सन सही जॉब पर उसको अपॉइंट करो और उसको राइट पे करो। ओके, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है स्टाफिंग का। वेरी सिंपल। चलो, आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग। फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग। तीन डेफिनेशन दिया हुआ है। तीनों में से आपको जो सबसे सिंपल लगेगा वही वाला डेफिनेशन आप अपने बुक में, नोटबुक में नोट करोगे और उसी को आप पढ़ोगे। क्लियर। चलो, फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग। नंबर 1 दिया हुआ है, थियो हेमन, द स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू द रिक्रूटमेंट, किसी को रिक्रूट करना, सेलेक्शन, उसको सेलेक्ट करना, डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट करना, बाय गिविंग द ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर्स। सबऑर्डिनेट्स मतलब जो वर्कर्स होंगे उनके मैनेजर्स को प्रॉपर तरीके से रेम्यूनरेट करना, तो इसी को बोलते हैं स्टाफिंग फंक्शन। ओके, आगे सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं। लुदर गुलिक्स, स्टाफिंग इज़ द होल पर्सनल फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग इन एंड ट्रेनिंग। ब्रिंगिंग इन मतलब किसी पर्सन को लेकर आना कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड ट्रेनिंग द स्टाफ, और उसको ट्रेनिंग देना, एंड मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क, और एक अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा इन्वायरमेंट कंपनी के अंदर बना के रखना, इसको बोलते हैं स्टाफिंग बाय लुदर गुलिक। वेरी सिंपल। सो लास्ट थर्ड वाला देखते हैं। एज बेंजामिन, स्टाफिंग इज़ द प्रोसेस। स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग एक प्रोसेस है। इन्वॉल्व इन, किस चीज़ में इन्वॉल्व है? आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, प्लेसिंग, इवेलुएटिंग एंड डायरेक्टिंग इंडिविजुअल्स एट वर्क। वेरी सिंपल। आइडेंटिफाई करना मतलब एक सही पर्सन को ढूंढना, उसका असेस करना, उसको सही जगह पे प्लेस करना, इवेलुएट करना एंड उसको डायरेक्ट करना एज अ डायरेक्टिंग इंडिविजुअल्स एट वर्क, और वर्क पे उसको डायरेक्ट करना यानी काम बताना। ओके, इसको बोलते हैं स्टाफिंग। सो मेरे हिसाब से जो थर्ड वाला है इसको आपको फॉलो करना चाहिए डेफिनेशन के लिए। ओके, तो ये एक ईजी है और फर्स्ट वाला भी ईजी है। दो में से एक आपको जो ईजी लगता है अब वो डेफिनेशन को याद कर लो और वही एग्ज़ाम में आप लिख के आना। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, जिसमें हमारा कोड एज यू कैन सी HPL हमने कोड बनाया है। ओके, सी यहाँ पे जो येलो में दिख रहा है ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, तो जो बुक में जिस तरीके से आप वो भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन जिस तरीके से मैंने दिया है यहाँ पे आपको कोड बनाने के लिए मैंने 2 H को बढ़ा दिया है, तो आप ये भी लिखोगे तो 100% आपका आंसर करेक्ट होगा। सिंपल। चलो, H4 है आपके पास, P है, NL2 है, M1 है, NE2 है, जिससे आपका कोड बनता है HPL मी। और इसको आप शॉर्टकट में ऐसे याद करने के लिए, याद रखने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो हिंदुस्तान प्रीमियर लीग, जैसे हमारा इंडियन IPL होता है ऐसे HPL। सिंपल। तो इसकी हेल्प से आपको ये आंसर याद हो जाएगा। चलो, सबसे पहला आपको दिया है इम्प्रूव एफिशिएंसी, तो आप लिख सकते हो हेल्प्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। तो स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जो आपको हेल्प करता है एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में। हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, हेल्प्स टू बिल्ड cordial or you can say friendly relationship, helps in effective use of technology and other resources, provide job satisfaction, long term effect, leads to effective utilization of resources, human resources, फिर है maintaining harmony, effective managerial function, then essential contribution। तो ये सारे पॉइंटर्स है आपके पास सामने कोड भी है, so you can memorize all the pointers easily।
राइट। चलो सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो भी, और जो आपकी बुक में नहीं दिया है तो कुछ चीज़ें मैंने आपको एक्स्ट्रा दी हुई है जिसकी हेल्प से आपका कंसेप्ट जो है 100% क्लियर हो जाएगा और आप दोनों ही चीज़ उसके अंदर लिख सकते हो। चलो सबसे पहला आपको इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग में दिया हुआ है, दैट इज़ इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। आप यहाँ पे लिख सकते हो हेल्प्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, हेल्प्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, वेरी सिंपल। चलो अब ऊपर जो यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला पार्ट आपकी बुक का है, और जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सारी चीज़ें ये आपको बुक में नहीं दिया हुआ है, ये मेरे साइड से है। तो आपको जो इजी लगता है आप वो फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको दोनों ही लिखना है तो आप दोनों भी लिख सकते हो, सिंपल। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हेल्प्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, इसका क्या मतलब होता है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम आर ऑफर टू द एम्प्लॉय फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम क्यों ऑफर करते हैं कि एम्प्लॉयज़ का सेल्फ डेवलपमेंट हो और ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट हो, वेरी सिंपल। चलो थ्रू प्रॉपर सेलेक्शन द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स क्वालिटी एम्प्लॉयज़। प्रॉपर तरीके से आप पर्सन को सेलेक्ट करोगे तो आपको एक क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय मिलेगा, एंड थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द एम्प्लॉय कैन बी इम्प्रूव्ड। और आप प्रॉपर तरीके से उस पर्सन को अगर ट्रेनिंग देते हो तो उसका परफॉर्मेंस 100% इम्प्रूव होगा, राइट। चलो तो ये तो जो था आपकी बुक का था। अभी जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है मेरे साइड से जो है वो भी एक बार देख लेते हैं। आपको जो भी ईजी लगेगा आप उसको फॉलो कर सकते हो। चलो स्टाफिंग हेल्प्स इन ट्रेनिंग एंड अपग्रेडिंग स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय। तो स्टाफिंग हेल्प करता है ट्रेनिंग एंड अपग्रेड करने में स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय। दिस इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी। जब उसका स्किल इम्प्रूव होगा, ओके, उसको ट्रेनिंग मिलेगा तो सिंपल सी बात है कि आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा, एज वेल एज एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एन एम्प्लॉय कैन फिनिश सेम वर्क इन लेस टाइम एंड इन अ बेटर मैनर। जब उसके अंदर अच्छा स्किल्स होगा, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगा तो वही काम वो कम टाइम में कर सकता है। जो पहले जो काम उसको करने में 10 घंटा लगता था, ट्रेनिंग लेने के बाद में, इसमें स्किल आने के बाद में, उसका डेवलपमेंट होने के बाद में वही काम वो 6 घंटे में करेगा। तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ होगा, आपका प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज़ होगी, वेरी सिंपल। सो पॉइंट नंबर इज़ डन, पॉइंट नंबर 1 इज़ डन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी जो भी चीज़ आपको नहीं समझेगी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। चलो पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ओके, सो क्वालिफाइड, एफिशिएंट, स्किलफुल वर्कफोर्स, मतलब एक क्वालिफाइड पर्सन, क्वालिफाइड एम्प्लॉयड, एक एफिशिएंट एम्प्लॉय, स्किलफुल एम्प्लॉय जिसके अंदर बहुत सारा स्किल है। वर्कफोर्स इज़ ऑलवेज एन एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरीके से कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को मशीन की ज़रूरत होती है टू मैन्युफैक्चर द गुड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मशीन, क्योंकि बिना मशीन के तो काम होगा नहीं। उसी तरीके से जो स्किलफुल, क्वालिफाइड और एफिशिएंट वर्कर्स है, ओके, दे आर ऑल्सो कंसिडर एज द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी का एसेट्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, राइट। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, अगर आप सही से एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हो, लीड्स द ऑर्गेनाइजेशन वर्क टूवर्ड्स दी पाथ ऑफ सक्सेस। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगा, एक वन ऑर्गेनाइजेशन कैन रीच टू द सक्सेस पाथ, राइट। चलो नेचुरली लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका स्टाफिंग फंक्शन प्रॉपर है, अगर आपने स्टाफिंग फंक्शन प्रॉपर किया होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को के पर वो पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा और आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा और आपका गोल, एम, ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। ओके, तो ये था आपकी बुक में से, फ्रॉम द बुक, ओके, और ये आपकी बुक में से नहीं है, नॉट फ्रॉम योर बुक, ओके। चलो देख लेते हैं इसको भी। अन एम्प्लॉई हु इज़ वेल ट्रेन, एक ऐसा एम्प्लॉय जो बहुत अच्छे से ट्रेन हो गया है, क्वालिफाइड है, स्किलफुल एंड एफिशिएंट एंड लॉयल, ईमानदार भी है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देखो दोनों ही चीज़ आपके सामने है, आप डिसाइड करो कि कौन सा सिंपल है, वो आप लिख सकते हो, जो आपको इजी लगता है वो आप लिख सकते हो। आपको मार्क्स दोनों में ही मिलेगा 100%। ओके, चलो द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ लार्जली डिपेंड्स ऑन इट्स एम्प्लॉय। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होना वो किस पे डिपेंड होता है, उसके एम्प्लॉय पे डिपेंड होता है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। देयरफॉर द स्टाफिंग फंक्शन हैज़ अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। इसके लिए स्टाफिंग फंक्शन का इफेक्ट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लॉन्ग टर्म होता है, बिकॉज आपने एक एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया तो वो एम्प्लॉय आपके साथ में बहुत टाइम तक के होता है, राइट। इसके लिए राइट पर्सन को सेलेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो पॉइंट नंबर 2 इज़ फिनिश। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर
थर्ड दैट इज़ एसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो स्टाफिंग इंश्योर्स द कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉय का प्रॉपर डेवलपमेंट करना, इससे क्या होगा, कंटिन्यू वो लोग आपके साथ में बने हुए रहेंगे कंपनी के अंदर, लोग कंपनी को छोड़कर नहीं जाएंगे, दे विल नॉट लीव द कंपनी। Selection is based on the ability of the prospective employee। मतलब सेलेक्ट कब होगा कोई भी पर्सन, जब उसके अंदर अच्छा क्वालिटीज़ होगा, अच्छी एबिलिटीज़ होंगी उस पर्सन के अंदर, वही पर्सन सेलेक्ट होगा। सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द फ्यूचर चैलेंजेस वाइजली। सही पर्सन को आप सेलेक्ट करोगे तो आपके फ्यूचर में जो चैलेंजेस आने वाले, जो प्रॉब्लम्स आने वाली है, वो भी कहीं ना कहीं आप कम कर सकते हो या फिर ख़त्म कर सकते हो। देयरफॉर the contribution of the staff in their future roles is taken into account in staffing function। वेरी सिंपल। चलो अभी आपकी जो बुक में से, ये आपकी बुक में से था, ये आपकी बुक में नहीं है, नॉट फ्रॉम योर बुक। ओके, चलो देख लेते हैं इसको भी। As we all know, staffing play a very important role in selection of right person for the right job in an organization। ओके, पहले आप ऐसे लिख दो, as we all know, staffing play a very important role in to select the right person for the right job in the organization। ऐसे आप लिख सकते हो, easy। चलो, so before recruiting the employee, it is very important that an organization should know their future challenges। किसी भी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने से पहले कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को ये देख लेना चाहिए कि आगे फ्यूचर में उसको कौन कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट, उस हिसाब से should select their employees so that they can also contribute in achievement of goals of the organization। तो ऐसे एम्प्लॉय को सेलेक्ट करो जो आपके साथ में अच्छे तरीके से काम करे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। ओके, वेरी सिंपल। पॉइंट नंबर 3 इज डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 4, दैट इज हेल्प्स टू प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन। So employee can be motivated through financial and non-financial incentives। ओके, फाइनेंशियल मतलब उसको फाइनेंशियल का मतलब होता है उसका सैलरी अच्छा देना, उसको प्रॉपर इंसेंटिव्स देना, उसको बोनस देना। ओके, इससे क्या होगा, वो सेटिस्फाइड होगा। कोई आप भी अगर किसी कंपनी में काम करोगे तो आपको भी अच्छा पे मिलेगा, तो आप भी सेटिस्फाइड हो जाओगे, खुश हो जाओगे आप भी। ओके, तो फाइनेंशियल नीड तो हर एक पर्सन को होता है, और साथ में नॉन फाइनेंशियल मतलब उसका प्रमोशन करना। लेकिन आप देखोगे कहीं ना कहीं नॉन फाइनेंशियल भी फाइनेंशियल में आ ही जाता है, क्योंकि जब प्रमोशन मिलेगा आपको, आपका पोजीशन बढ़ेगा, तो आपका फाइनेंशियल भी नीड्स भी बढ़ेगा, मतलब आपका सैलरी भी बढ़ेगा। वेरी सिंपल। सूटेबल रेम्यूनरेशन इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब वो लोग मोरल, उनका मतलब ये कि उनको अंदर से ऐसा होगा कि हाँ, हमको काम करना चाहिए इस कंपनी के लिए, बिकॉज दिस कंपनी इज़ पेइंग वेरी गुड सैलरी टू अस, राइट। चलो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्ड फेयर रेम्यूनरेशन एंड जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मतलब ये कि उसके दिल के अंदर डर नहीं होना चाहिए कि कभी भी उसको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। ओके, उसको जॉब सिक्योरिटी देना कि आपको कोई नहीं निकालेगा, आप सिर्फ अच्छे से काम करो। जॉब सिक्योरिटी आर द फैक्टर्स विच आर इम्पॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। ओके, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एम्प्लॉय को जो सेटिस्फाइड करने के लिए। ओके, सो ये आपकी बुक में से था। ओके, और ये आपकी बुक में से नॉट फ्रॉम योर बुक। ओके, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। व्हेन द स्टाफ आर ट्रेंड एंड मोटिवेटेड, जब एक एम्प्लॉई, आपका स्टाफ ट्रेंड होता है, मोटिवेटेड होता है, देयर एफिशिएंसी इम्प्रूव्स, उनका एफिशिएंसी इम्प्रूव होगा। टू मोटिवेट द एम्प्लॉई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ओके, किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए आपको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल उसको पे करना होगा। आगे, सूटेबल रेम्यूनरेशन इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। तो सूटेबल रेम्यूनरेशन, एक अच्छा रेम्यूनरेशन उसके जॉब के हिसाब से, उसकी क्वालिटीज़ के हिसाब से, उसकी स्किल्स के हिसाब से, उसके एजुकेशन के हिसाब से उसको आप सही पे करोगे तो वो पर्सन मोटिवेट होगा। वेरी सिंपल सी, बहुत लॉजिकल है। आप इसको ईजिली अपने वर्ड्स में भी चाहो तो लिख सकते हो, आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझना है। अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेंटेन्स हार्मनी इन स्टाफिंग प्रोसेस। इंडिविजुअल्स आर रिक्रूटेड, selected and placed as well as their performance is regularly appraised and promotion are given on the basis of their merit। मतलब उनके काम के ऊपर, उनके रेगुलरिटी के ऊपर हम लोग उसको प्रमोशन देंगे, राइट।
एक एम्प्लॉय को प्रमोशन मिलेगा, और यही ऐसे ही मिलता है, राइट। जो भी पर्सन अच्छे से काम करता है, जो डेडिकेटिव होता है और अपना 100% देता है टूवर्ड्स द जॉब, तो उस पर्सन को प्रमोशन मिलता है हमेशा। ओके, सो फॉर दिस क्राइटेरिया इज़ मेड एंड ड्यूली कम्युनिकेटेड टू द कंसर्न एम्प्लॉय। तो किसी अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कोई छुट्टी नहीं करना है, आपको प्रॉपर तरीके से काम करना है, आपको इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करना है, आपको क्वालिटी ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर करना है, और अगर आप ऐसे करोगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ मेरे को आपको पहले ही बताना होगा, क्राइटेरिया क्या है वो मेरे को आपको पहले से ही इन्फॉर्म करना होगा। तो इससे होगा क्या, इट ब्रिंग्स पीस एंड हार्मनी इन दी ऑर्गेनाइजेशन। वरना लोग सोचेंगे कि मैंने इतना काम किया, मुझको प्रमोशन नहीं मिला, मेरे को आगे बढ़ने नहीं मिला। ओके, तो ये प्रॉब्लम होती है। चलो, ये आपकी बुक में से था, आप देख सकते हो, और ये आपकी बुक में से नहीं है। ओके, ये बुक में से नहीं है आपकी, इसको भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। चलो, स्टाफिंग इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू रिक्रूटमेंट बट इट गोज़ बियॉन्ड दैट। सिर्फ रिक्रूट करना, पर्सन को सेलेक्ट करना वहीं तक के नहीं होता, उससे आगे भी है। कैसे? इट इंक्लूड्स अप्रेजल एंड प्रमोशन ऑल्सो फॉर विच सर्टन स्टैंडर्ड्स आर सेट। एक स्टैंडर्ड सेट किया, उसी के बेस्ड पे उसको प्रमोशन मिलेगा। द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इन्फॉर्म टू द एम्प्लॉय। एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या चाहते हैं वो लोग एम्प्लॉय से, उस चीज़ को हम लोग एम्प्लॉय को पहले ही बता देंगे। देयर इज़ नो कन्फ्यूजन और बायस इन्वॉल्व इन दी प्रमोशन एंड अप्रेजल प्रोसीजर। तो यहाँ पे कोई भी सेलेक्टिव चीज़ें नहीं होगी कि हाँ मेरे को कोई पर्सन पसंद है अगर, तो मैं उसी को प्रमोशन दूंगा। नहीं, प्रमोशन कैसे मिलेगा, उसके काम के ऊपर। दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीस एंड हार्मनी इन दी ऑर्गेनाइजेशन। दोनों ही सेम है, जो आपको ईजी लगता है आप वो फॉलो कर सकते हो। चलो आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6, दैट इज़ इफेक्टिव मैनेजेरियल फंक्शन। चलो, स्टाफिंग इज़ द की टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब ये कि आपका जो प्लानिंग आपने किया, जो ऑर्गेनाइजिंग किया, ये दोनों किस पे डिपेंड हो जाएंगे, आपके स्टाफिंग पे। ओके, स्टाफिंग प्रॉपर होगा तो डायरेक्टिंग प्रॉपर होगा और कंट्रोलिंग भी प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। ओके, चलो आगे। कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स कैन वर्क इफेक्टिवली इन डिफरेंट फंक्शनल एरियाज लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस एसेट्रा। मतलब जितने भी आपके वर्कफोर्स है सारे लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। द आउटकम ऑफ द अदर फंक्शंस इज बेस्ड ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाफिंग। ओके, तो ये सारी चीज़ें कब आपको अच्छे से लोग काम करेंगे, प्रॉपर तरीके से सेल्स कब होगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी कब होगी अच्छे से, जब आप प्रॉपर तरीके से स्टाफिंग फंक्शन को हैंडल करोगे। वेरी सिंपल। चलो, सेम चीज़ यहाँ पे आपको मैंने दिया हुआ अलग से, आपको जो ईजी लगता है वो आप फॉलो कर सकते हो। आगे देखते हैं। स्टाफिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। स्किल्ड, knowledgeable, experienced and hard work employees can work effectively in different areas like sales, purchase, production और मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस एसेट्रा। मतलब ये कि एक अच्छा वर्कर जो होगा, एक नॉलेजेबल पर्सन जो होगा, वर्कर या एम्प्लॉय जो होगा, एक एक्सपीरियंस वर्कर और एम्प्लॉय जो होगा, वो लोग प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं, इफ़ेक्टिवली दे कैन परफॉर्म द टास्क। ओके, चलो अब आते हैं। अब ये आपकी बुक में से ही दिया हुआ है, डायरेक्ट मैंने वहीं से लिया हुआ है क्योंकि ऑलरेडी इजी है। ओके, सो हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। सो स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय इज़ एन असेट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने देखा था। स्टाफिंग हेल्प्स टू इनकलकेट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इनटू एम्प्लॉय। तो स्टाफिंग फंक्शन से अब आपका जो कल्चर होगा कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, वो आप इनकलकेट कर सकते हो, उसमें उसको बता सकते हो वो सारी चीज़ों को। इट ट्रेन्स एंड डेवलप एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। और अब अपने एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को जो काम कर रहे हैं आपके साथ में, उनको आप ट्रेन कर सकते हो। इट ऑल्सो इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल दी मैनेजरियल एस्पेक्ट्स ऑफ दी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टाफिंग फंक्शन की वजह से आप प्रॉपर तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को के फंक्शंस को स्मूथली आप उसको हैंडल कर सकते हो। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। चलो बात करते हैं पॉइंट नंबर 8, दैट इज लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। ये रिपीट है आपका। रिपीट मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको सारी चीज़ों में आएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग इन एवरीथिंग। ओके, दैट इज़ वाई दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस पॉइंटर इज़ इम्पॉर्टेंट।
ओके, क्योंकि रिपीट हो रहा है, आपको हर जगह पे लिखना ही है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। स्टाफिंग फंक्शन लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो स्टाफिंग फंक्शन की वजह से आप प्रॉपर तरीके से अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हो, दैट इज़ वर्क फोर्स। प्रॉपर केयर इज़ टेकन एट एवरी स्टेज। आपको प्रॉपर तरीके से केयर करना होगा आपके एम्प्लॉय का, सच एज रिक्रूटमेंट के टाइम पे, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, रेम्यूनरेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो ये सारे टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ेगा आपके एम्प्लॉयज़ का। एक्सेसिव बर्डन ऑफ वर्क इज़ अवॉइडेड। बहुत ज़्यादा काम अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे दोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और जॉब को छोड़कर चला जाएगा या फिर इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रिजल्ट इन इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपर तरीके से काम करवाना, काम लेना, ज़्यादा वर्क बर्डन ना देना, इससे क्या होगा, वो लोग प्रॉपर तरीके से काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्रेस होगा। क्लियर? चलो पॉइंट नंबर 8 इज़ डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 9, दैट इज़ बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। आप यहाँ पे लिख सकते हो हेल्प्स टू बिल्ड्स। ओके, हेल्प्स टू बिल्ड कॉर्डियल रिलेशनशिप। कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशनशिप। ओके, फ्रेंडली। आगे, दिस फंक्शन इज़ हेल्पफुल इन बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टाफिंग फंक्शन की वजह से आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो इन द ऑर्गेनाइजेशन। आ स्मूथ ह्यूमन रिलेशन इज़ द की टू बेटर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजरियल एफर्ट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल, एम, ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है। चलो लास्ट पॉइंट, दैट इज़ हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। सो ट्रेंड एम्प्लॉय कैन यूज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जो पर्सन ट्रेंड होगा उसको मालूम होगा किस तरीके से न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना है। हाउ टू यूज़ कैपिटल मतलब वो पैसा जो बिजनेस में हमने लगाया, मटेरियल एंड मेथड्स ऑफ वर्क इफेक्टिवली। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव, एक अच्छा स्ट्रेंथ, कॉम्पिटिशन दे पाएंगे। एक अच्छा एम्प्लॉय होगा और टेक्नोलॉजी जिसको आता है, जो अच्छे से स्किल है, ट्रेंड है, तो वो तो मार्केट में आराम से कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पिटिशन दे सकता है, बराबर। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्क एंड प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो प्रॉपर अगर स्टाफिंग फंक्शन आपका होगा तो आप सही एक ट्रेन पर्सन को सेलेक्ट करोगे। जब आप ट्रेन पर्सन को सिलेक्ट करोगे तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ वर्क इम्प्रूव होगा। वेरी सिंपल, इम्प्रूव होगा तो आपका स्टैंडर्ड, आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इम्प्रूव होगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ज़्यादा बनाओगे और क्वालिटी भी अच्छा होगा, बट कब? जब आपके एम्प्लॉयज़ ट्रेंड होंगे, स्किलफुल होंगे, टैलेंटेड होंगे, एजुकेटेड होंगे, राइट। तो ये कब पॉसिबल होगा, ये टैलेंटेड कब लेंगे, ट्रेन पीपल को आप कब प्रॉपर तरीके से हायर कर पाओगे? जब आपका स्टाफिंग फंक्शन प्रॉपर होगा। ओके, चलो तो ये थे आपके टोटल 10 पॉइंट्स जो आपके कुछ बुक में से थे और कुछ बुक के नहीं थे। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। स्टिल कुछ भी डाउट होता है, कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस का मतलब आपको नहीं समझ में आता, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। टिल देन, बाय ऑल, टेक केयर।